श्यामनगर गांव में एक आकाश और सरिता नाम के दाम्पत्य रहा करते थे। आकाश छोटे मोटे काम करके अपने घर का गुजारा किया करता था। एक दिन आकाश और सरिता के घर में मेहमान आने वाले थे, तो उसने बहुत ही अच्छे पकवान बनाए और उनका अच्छे से स्वागत करके उनको खाना खिलाया। सरिता के हाथ का खाना खाकर एक बूढ़ी दादी, बेटा आकाश, तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा है। हाँ दादी, वो तो सच बात है। सरिता की तारीफ कर शाम के समय सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब आकाश को पैसों की बहुत ही समस्या होने लगी थी और इसी कारण वो घर में सारा गुस्सा निकलता था। तो एक दिन सरिता आकाश से, अजी, आपको कोई परेशानी है क्या? कुछ दिनों से देख रही हूँ, आप बड़े चिंतित लग रहे हो। सरिता, हमारे घर खर्चे के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं और उसमें माँ पिताजी का फोन आ गया था। उन्हें भी पैसे चाहिए। अब तुम ही बताओ, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? क्यों ना हम कोई ढाबा किराए पर ले, उससे हमें थोड़ा सहारा भी मिल जाएगा। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, वो हमें काम आ जाएंगे। ठीक है। 2-3 दिनों तक ढूंढने के बाद आकाश को एक बंद पड़ा हुआ ढाबा दिखाई देता है, जिसे वो किराए पर ले लेता है। अब आकाश और सरिता दोनों मिलकर उस ढाबे की साफ सफाई करते हैं और अगले ही दिन से ढाबे पर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। सरिता ने आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। उस खाने की खुशबू सुन ग्राहक उसके ढाबे पर आने लगे। अब 3 आदमी ढाबे पर आते हैं और वो आकाश से, अरे भाई, चिकन तंदूरी है क्या? हाँ, है ना भैया, 1 प्लेट लाऊं आपके लिए? हाँ, और भाई मेरे लिए एक पनीर कीमा लाना और मेरे लिए एक मटन बिरयानी लाना। ठीक है, 10 मिनट में लेकर आता हूँ। आकाश ऑर्डर लेकर किचन में चला जाता है और सरिता को ऑर्डर बताता है। सरिता झट से तीनों की प्लेट तैयार करती है। आकाश ऑर्डर टेबल पर लगाता है और वहीं पर पास में खड़ा रह जाता है। जब उन लोगों ने खाना चखा तो सभी को वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। तो दूसरा आदमी आकाश से, भैया, खाना तो बहुत ही लाजवाब है। मैंने इतना टेस्टी खाना आज तक कभी नहीं खाया। धन्यवाद भैया। धीरे धीरे ढाबे पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है और लोग खाना खाने के बाद उसकी बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। ये देख पड़ोस का रामू ढाबे वाले को बहुत जलन हुआ करती थी। उसका ढाबा आकाश के ढाबे के पहले खोला गया था, लेकिन फिर भी आकाश के ढाबे के मुकाबले वो कम चलता था। ये देख वह दिल मिला जाता है। एक दिन रामू के मन में विचार आता है और रामू खुद से, क्यों ना मैं इस आकाश को सबक सिखाऊं, इसका ढाबा ही मैं जला देता हूँ। ऐसा मन ही मन सोचकर वो खुश हो जा रहा था। अब अगले दिन आकाश को ढाबे पर थोड़ा कलरिंग का काम करवाना था, इसीलिए वो आज ढाबे पर ही रुका था। तभी रामू वहां आकर ढाबे के पीछे से आग लगा देता है। थोड़ी ही देर बाद ढाबा धू धू कर जल उठता है। तो आस पड़ोस के सभी लोग उसे देख डर जाते हैं और पानी से आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। अंदर आकाश अकेले ही काम कर रहा था। जैसे ही उसे धुआं दिखाई दिया, वो बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन ढाबे से निकलते वक्त वो जख्मी हो गया और ये सब सरिता बाहर से देख रही थी। आकाश की ये हालत देख वो फूट फूट कर रो रही थी। अब सरिता ने इकट्ठे किए हुए सारे के सारे पैसे आकाश के इलाज में ही खत्म हो गए और यहाँ रामू को लगने लगा कि अब आकाश और सरिता के दिमाग से ढाबे का भूत चला गया है और अब वो दोनों कभी ढाबा शुरू नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकाश की तबीयत में कुछ सुधार आने लगा था। तो एक दिन सरिता आकाश से, अजी, मैं सोच रही हूँ कि मैं ढाबे पर फिर से काम शुरू कर दूँ। थोड़ी बहुत हमें मदद हो जाएगी। आपको तो घर के हालात पता है ना। मुझे अभी तक अच्छा नहीं लग रहा और तुम अकेले ये सब कैसे संभालोगी? मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। हमारा सारा ढाबा जल जाने के कारण हमारे पास ना बर्तन है और ना ही चूल्हा, और जो कुछ भी पैसे थे वो सारे के सारे अस्पताल में चले गए। अब कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा ना। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे। जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। आप सिर्फ जल्दी ठीक हो जाइए। सरिता, हमारे पास एक पुराने मिट्टी का चूल्हा है ना, तुम चाहो तो अभी के लिए उस पर खाना बना सकती हो। वो बूढ़ी माँ ने बड़े प्यार से हमें दिया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वहाँ पर चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन भी है। मैं अभी उन्हें निकालती हूँ और उसी में खाना पकाऊंगी। ठीक है। उसी दिन सरिता घर से थोड़ा बहुत राशन लेकर ढाबे पर चली जाती है और आज वो ढाबे पर थोड़ा सा ही खाना बनाती है। आज खाना मिट्टी के चूल्हे पर बना था, तो उसकी खुशबू कुछ और ही थी।
तो वहीं से एक आदमी गुजर रहा था जो सरिता के ढाबे पर रुककर, अरे बहन, आपके यहाँ खाने में क्या है? सर, हमारे ढाबे पर फिलहाल दाल मखनी और रोटी ही है, आप चाहे तो मैं ला सकती हूँ। ठीक है बहन, आप लेकर आइए, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। सरिता अंदर जाकर एक थाली में खाना परोस कर लाती है और उस आदमी को देकर वहीं पर पास में खड़ी रह जाती है। वो आदमी खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटता ही रह जाता है। वो सरिता से, बहन जी, आपके यहाँ के खाने का स्वाद तो लाजवाब है। मुझे आपके यहाँ का खाना बहुत पसंद आया। जी धन्यवाद। वो आदमी पैसे देकर सरिता के ढाबे से चला जाता है। तभी सरिता मन ही मन, मेरे पास अब बहुत कम अनाज बचा है जिसमें मैं खाना बनाऊंगी और घर जाते वक्त जो पैसे आएंगे उसी से राशन खरीद कर लाऊंगी। सरिता प्लेट रखने के लिए ढाबे के रसोई में चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है तो सारे के सारे बर्तन फिर से खाने से भरे हुए हैं। ये देख सरिता मन ही मन, मैंने तो चूल्हे पर बना सारा का सारा खाना उस आदमी को दे दिया था, तो यहाँ ये खाना कैसे आया? सरिता वो खाना एक प्लेट में निकालती है और फिर से बर्तन की ओर देखती है तो सारे बर्तन फिर से भरे हुए होते हैं। ये देख सरिता बोलती है, कहीं ये मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन जादुई तो नहीं, जिसमें खाना निकालो तो फिर से उतना ही खाना बन जाता है। सरिता अब ये बात खुशी खुशी आकाश को बताती है। तो ये बात सुनकर आकाश, सरिता, भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है, जो जादुई चूल्हा हमें मिला। वो दोनों एक साथ भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। अब जब भी सरिता ढाबे पर खाना बनाती, उसका खाना झट से खत्म हो जाया करता था। ये सब देख सरिता बहुत खुश थी। अब वो फिर से कड़ी मेहनत करने लगी। यहाँ आकाश की तबीयत भी अच्छी हो गई थी, तो वो सरिता को ढाबा चलाने में मदद करने लगा। ये देख पड़ोसी ढाबे वाला रामू बहुत जल उठा। वो खुद से, इस आकाश के बच्चे का तो मैंने ढाबा भी जला दिया, फिर भी इन दोनों को अभी तक अक्ल नहीं आई। इन दोनों ने फिर से ढाबे का काम शुरू कर दिया। अब तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर से कभी ढाबा चलाने का विचार भी इन दोनों के मन में नहीं आ पाए। ऐसा सोचकर रामू आकाश और सरिता को तकलीफ देने की सोचता है। मगर अगले ही दिन रामू के ढाबे पर खाना बनाते समय अचानक से आग लग जाती है। वो आग इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि रामू का ढाबा पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। ये देख रामू सिर पर हाथ मारकर बैठ जाता है। उसे अब पता चल चुका था कि किसी का बुरा किया तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। अपने बुरे विचारों के कारण उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब उसने नेकी का रास्ता अपनाया और नेकी से अपना ढाबा चलाना शुरू किया। यह जादुई चूल्हे के सहायता से आकाश और सरिता ने अपना खुद का व्यवसाय बहुत अच्छा बनाया। साथ ही साथ अब वो दोनों गरीबों में भी अन्नदान करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचना चाहिए। किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। बुरे का अंत बुरा ही होता है और अच्छे का अंत अच्छा ही होता है। एक समय की बात है, श्रीरंगपुर नाम के शहर में वीरेन नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वीरेन बहुत ही संस्कारी और साफ दिल का इंसान था। वीरेन के घर से कुछ दूरी पर ही उसका एक छोटा सा होटल था, जिसे वो बहुत अच्छे से चलाता था। वीरेन का जीवन बड़े आराम से चल रहा था। वो हर सुबह जल्दी उठकर बाजार जाता, होटल में लगने वाला सामान खरीदता और दिन भर अपने होटल में अपने ग्राहकों की मनपसंद चीजें बनाता और शाम को जल्दी होटल बंद करके घर आता था। वीरेन के परिवार में उसके माता पिता और उसकी पत्नी सपना और बेटा संदीप था। वे सब मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन वीरेन घर पर बहुत देरी से आता है। घर के सभी लोग वीरेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन घर आकर वीरेन बिना किसी से बात किए अपने कमरे में सो जाता है। सपना को समझ आ जाता है कि आज जरूर कुछ न कुछ हुआ है। सब लोगों का खाना होने के बाद सपना भी अपने कमरे में जाती है और देखती है कि वीरेन चेयर पर बैठकर किसी गहरी सोच में डूबा है। तभी सपना वीरेन से, जी सुनते हो, क्या हुआ है? आज अपने घर में किसी से बात तक नहीं की और बिना खाना खाए आप कमरे में चले आए। मुझे बताइए क्या हुआ है? सपना, ऐसा कुछ भी नहीं, बस आज खाना खाने का मन नहीं था और थोड़ी थकावट भी लग रही थी, इसलिए मैं सीधा कमरे में आ गया। तुम सो जाओ। क्या सच में ऐसी कोई बात नहीं है या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस तुम सो जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ चिंता की बात है तो आप मुझे जरूर बताइए। क्या पता शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं।
नहीं सपना, कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ। सपना को पता था कि कुछ तो बात है, लेकिन वो वीरेन को और परेशान नहीं करना चाहती थी। वो बिना कुछ बोले सो गई। अगले दिन वीरेन हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर होटल के लिए निकल गया और बहुत रात को घर आया। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। सपना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसे क्या हुआ है कि वीरेन इतने चिंता में रहता है, किसी से बात नहीं करता और ना ही अपनी परेशानी बताता है। हर रोज की तरह वीरेन आज भी घर बहुत लेट आता है। सपना ने आज सोच ही लिया था कि वो आज वीरेन से हर हालात में पूछकर ही रहेगी। सपना अपने कमरे में जाती है और वीरेन से, जी क्या हुआ है? आज आपको बताना ही होगा। बहुत दिन से देख रही हूँ, आप बहुत चिंता में लगे रहते हो। कुछ नहीं सपना, जाओ तुम सो जाओ। नहीं, आज तो आपको बताना ही होगा। वीरेन अपने परिवार को चिंता में डालना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन आज सपना उसे ये बात पूछकर ही रहेगी, ये उसे पता था। और सपना कितनी जिद्दी है ये भी उसे पता था। सपना, हमारे होटल के सामने ही मेरे दोस्त ने एक बहुत बड़ा आलीशान होटल शुरू किया है। उस दिन से हमारे होटल में लोगों का आना बहुत कम हो गया है और अब धीरे धीरे हमारा होटल जैसे बंद होने आया है। होटल में काम करने वाले लोगों की सैलरी भी नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, घर कैसे चलाऊँ, होटल का क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। जी आप चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। सब अच्छा होगा, बस आप निराश मत होइए। हम सब मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। चलो अब पहले खाना खा लो, और हाँ, कल सुबह सबसे हम इस बारे में बात करते हैं। नहीं सपना, सब लोगों को बताकर मैं सबको टेंशन नहीं देना चाहता। जी ऐसी बात नहीं है, क्या पता सबसे बात करने पर कुछ ना कुछ रास्ता निकल आए। और फैमिली का तो काम ही है हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। चलो अब जल्दी खाना खाकर सो जाओ। वीरेन खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह सब लोग नाश्ते के लिए साथ में बैठ जाते हैं। तभी सपना वहां आकर सभी घर वालों को वो बात बताती है। होटल की बात सुनकर वीरेन के पिताजी वीरेन से कहते हैं, बेटा वीरेन, किसी भी होटल के सामने कितना भी बड़ा आलीशान होटल या कौन सी भी आलीशान चीज खोलने से किसी का धंधा नहीं डूबता। तुम्हारे होटल की स्पेशलिटी क्या रखते हो, ये इम्पोर्टेंट है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बेटे? मैं समझा नहीं पिताजी, साफ साफ कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हो? बेटे, तुम्हारे होटल में कोई ऐसी चीज बनाओ जो कि सिर्फ तुम बनाते हो और अपने ग्राहकों की डिमांड को पहचानो, उन्हें क्या चाहिए और उसे लोगों के सामने अच्छी तरह से पेश करो। जैसे ही तुम ऐसा कुछ करोगे, तुम्हारा होटल उस बड़े होटल से भी ज्यादा चलेगा। ऐसे निराश मत हो, यही तो वक्त है बेटा नए जमाने के साथ बदलने का, नया कुछ करने का। कब तक तुम वही काम करते रहोगे? लेकिन पिताजी, खाने के मामले में हम क्या नया कर सकते हैं? लोगों को आजकल बड़े बड़े आलीशान होटल में जाना और वहां खाना खाना अच्छा लगता है, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम हमारे होटल को बड़ा बना सके। दादाजी और पिताजी की ये सारी बातें बाजू में खड़ा संदीप सुन रहा था। संदीप ने हाल ही में अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और वो सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि उसी होटल को एक अच्छी पहचान मिले और उनका होटल सारे शहर में फेमस हो जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद संदीप अपने पिताजी और दादाजी से, पिताजी, दादाजी, मेरे पास एक कल्पना है। अगर वैसा करते हैं तो हमारा होटल पूरे शहर में फेमस हो सकता है और कमाई भी बहुत अच्छी होगी। ऐसी क्या कल्पना है संदीप, जरा हमें भी बताओ। देखिए पिताजी, ज्यादातर लोग जब होटल में खाना खाने जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप या अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, और जब पूरी फैमिली या ग्रुप होटल में आते हैं तो सब लोग अलग अलग ऑर्डर करते हैं। सबका कुछ ना कुछ अलग ऑर्डर होता है। अगर हमने ऐसी थाली बनाई जिसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन हो और वो एक ही थाली 4 लोग मिलकर भी खा ना सके, और अगर किसी ने 4 लोगों ने मिलकर वो थाली खा ली तो उन्हें हम कुछ ना कुछ इनाम देंगे, तो लोग एक ही थाली की ऑर्डर देंगे और उनकी पूरी फैमिली उसमें खाना खा सकेगी। हाँ संदीप, ये कल्पना तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। वीरेन, तुम्हें ये करके देखना चाहिए। हाँ पिताजी, हम ऐसा ही करते हैं। मेरा भी कॉलेज अब पूरा हो गया है, मैं आपको इस काम में पूरी मदद करूंगा। इंटरनेट पर भी हमारी थाली की मार्केटिंग करूंगा। जी आप ज्यादा मत सोचिए, आप आज से ही काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलो संदीप, आज से तुम भी मेरे साथ होटल चलोगे। संदीप और वीरेन होटल में आते हैं।
संदीप उस दिन आसपास के होटल में जाकर वहाँ के ग्राहकों से बात करता है, लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं ये सब बातें पता करता है और अपने होटल में आकर सारे कर्मचारियों की एक मीटिंग लेता है और उन्हें सब समझा देता है कि कल से उन्हें क्या करना है। सारे कर्मचारी भी संदीप की नई योजना की तारीफ करते हैं और काम में जुट जाते हैं। तभी उनमें से एक कर्मचारी संदीप के पास आता है और संदीप से पूछता है, संदीप भाई, अगर हम इतनी बड़ी थाली लोगों को देने वाले हैं तो हमें उस थाली का कोई नाम भी तो देना पड़ेगा ना। इतनी बड़ी थाली है तो हम उसे बाहुबली थाली नाम देते हैं। हाँ, ये नाम तो बिल्कुल सही रहेगा संदीप भाई। उस दिन संदीप और होटल के कुछ कर्मचारी रात भर होटल में ही रुकते हैं। सब मिलके सारी तैयारियां कर लेते हैं। संदीप ने एक बहुत बड़ा बैनर बना लिया था। उसे संदीप और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर रात में ही होटल के बाहर लगा दिया। संदीप ने इंटरनेट पर भी बाहुबली थाली की मार्केटिंग कर ली थी। अगले दिन लोग होटल के पास आते और बाहर लगा बैनर देखते थे और उसे पूरा खाने पर जो इनाम मिलेगा ये देखते थे। उस दिन बहुत सारे लोगों ने बाहुबली थाली खाई। अचानक से एक दिन में आए ये बदलाव को देखकर वीरेन भी बहुत खुश हो जाता है। तभी एक ग्राहक संदीप से, भाई, यहाँ के होटल मैनेजर कौन है? जी मैं हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए सर? अरे वाह बेटा, तुमने एक ही थाली में पूरी फैमिली खा सके ये जो काम किया है ये बहुत बढ़िया है। और हाँ, तुम्हारे थाली के सारे व्यंजन बहुत टेस्टी है। मैं मेरे दोस्तों को भी जरूर बताऊंगा कि तुम्हारे होटल आकर बाहुबली थाली खाए। धन्यवाद सर, आपको हमारी बाहुबली थाली पसंद आई ये सुनकर हमें सच में बहुत खुशी है सर। सच में बहुत स्वादिष्ट खाना है तुम्हारे थाली का। चलो अब मैं चलता हूँ। वीरेन ग्राहकों की ये बात सुनकर संदीप के पास आता है और संदीप से, बेटा सच में तुम्हारी कल्पना बहुत अच्छी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोगों को ये सब पसंद आएगा। पिताजी, अभी तो सिर्फ आज का पहला दिन है, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा है बेटा, मैं तो कहता हूँ आज से तुम ही इस होटल को संभालो। हाँ पिताजी, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। संदीप और वीरेन घर जाते हैं और घर पर आज हुई सारी बातें बताते हैं। सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं। अगले दिन से संदीप और वीरेन मिलकर होटल संभालने लगते हैं। धीरे धीरे उनके होटल में ग्राहक बहुत बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में उनकी बाहुबली थाली पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में इतनी फेमस हो जाती है कि अब दोनों ने मिलकर कई शहरों में बाहुबली थाली के नए होटल शुरू कर दिए। अपने बेटे और पोते की तरक्की देख दादाजी भी बहुत खुश हो जाते हैं और एक दिन उनसे कहते हैं, देखा बच्चों, मैंने तुमसे कहा था ना, होटल आलीशान और बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बस तुम्हारी स्पेशलिटी और क्वालिटी ही तुम्हारी पहचान होती है। तुम हमेशा ये बात याद रखना। हाँ दादाजी, आप बिल्कुल सही थे, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। संदीप ने अपने होटल में बाहुबली थाली शुरू की और उसे एक नए मुकाम तक लेके गया। वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। वीरेन भी अपने बेटे की तरक्की देखकर बहुत खुश था। देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़ा बनने के लिए किसी बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती, बस एक नई सोच की जरूरत होती है।